In today's lecture of cognitive psychology, we will talk about genetic and environmental influences of intelligence. तो आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल कारकों का इंटेलिजेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नेचर और नर्चर भी हम कह सकते हैं। जेनेटिक जो फैक्टर हैं उनको नेचर के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम नर्चर के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि नेचर और नर्चर का क्या इफेक्ट होता है इंटेलिजेंस के ऊपर, तो इसका मतलब यही है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। तो वही हम डिस्कस करते हैं। तो इंटेलिजेंस या बुद्धि के ऊपर जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी नेचर और नर्चर दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हम देखेंगे आगे दी हुई स्टडीज के माध्यम से कि किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट स्टडीज की और उन स्टडीज में पाया कि बुद्धि पर जैविक कारकों का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि पर्यावरणीय कारकों या एनवायरमेंटल फैक्टर्स का पड़ता है। The evidence for hereditary influences on intelligence comes mainly from studies on twins and adopted children. तो सबसे पहले हम जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि इफेक्ट ऑफ नेचर की बात करते हैं, जैविक कारकों के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि के ऊपर जैविक कारकों या हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस को मेनली ट्विंस के ऊपर करी गई स्टडीज के माध्यम से और अडॉप्टेड चिल्ड्रन पर करी गई स्टडीज के माध्यम से समझा गया। The intelligence of identical twins reared together correlate almost 0.90. तो विभिन्न तरह की स्टडीज या रिसर्चेस में ये पाया गया कि जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं उनको जब एक साथ पाला पोसा जाता है तो उनकी बुद्धि में कोरिलेशन 0.90 पाया जाता है। Twins separated early in childhood also show considerable similarity in their intellectual, personality and behavior characteristic. वहीं ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस जिनको बचपन में ही अलग कर दिया गया था, यानी उनको अलग अलग एनवायरमेंट में पाला पोसा गया, उसके बावजूद उनकी बुद्धि में, उनकी पर्सनैलिटी में और उनके व्यवहार से संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखी गई। तो ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस जिनको अलग अलग पर्यावरण में या वातावरण में रखकर पाला गया, उनकी बुद्धि में कोरिलेशन 0.72 देखा गया। Those of fraternal twins reared together correlate almost 0.60 and those of brothers and sisters reared together correlate about 0.50. तो ये देखा गया कि आइडेंटिकल ट्विंस की तरह ही जब फ्रेटरनल ट्विंस को एक साथ एक ही एनवायरनमेंट में पाला पोसा गया, एक ही एनवायरनमेंट में उनको रखकर बड़ा किया गया, तो उनकी बुद्धि में कोरिलेशन 0.60 पाया गया। वहीं जो सिबलिंग्स थे यानी ट्विंस नहीं थे लेकिन भाई बहन थे, उनको जब एक ही एनवायरनमेंट में रखकर बड़ा किया गया तो उनकी बुद्धि में कोरिलेशन 0.50 पाया गया। वहीं ऐसे सिबलिंग्स जिनको अलग एनवायरनमेंट में रखकर पाला पोसा गया, उनकी बुद्धि में कोरिलेशन 0.25 पाया गया। Another line of evidence comes from the studies of adopted children, which show that children's intelligence is more similar to their biological rather than the adoptive parents. वहीं दूसरे कुछ एक एविडेंस अडोप्टेड चिल्ड्रन से देखने को मिले। ये तो हमने बात की थी ट्विन स्टडीज की। तो ट्विन स्टडीज में हमने जो आइडेंटिकल और फ्रेक्शनल ट्विन की बात की थी, उसमें आइडेंटिकल ट्विन ऐसे ट्विन होते हैं जो कि जब एक ही एग के फर्टिलाइज्ड होकर बाद में उसके दो टुकड़े होने से ट्विन्स बनते हैं, उनको आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। और फ्रैक्शनल ट्विन ऐसे ट्विन होते हैं जो अलग अलग एग के फर्टिलाइज्ड स्टार्टिंग में ही माँ के यूट्रस में दो अलग अलग एग ही फर्टिलाइज्ड होते हैं।
तो उससे फ्रेटर्नल ट्विंस बनते हैं। तो इसी तरीके से ट्विन स्टडीज की तरह ही अडॉप्टेड स्टडीज भी बुद्धि पर की गई, और इन अडॉप्टेड स्टडीज में देखा गया कि बच्चों की इंटेलिजेंस उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज्यादा मैच करती हुई पाई गई, ना कि उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स से। यानी जिन लोगों ने अडॉप्ट किया था बच्चों को, उनसे उनकी आईक्यू उतनी ज्यादा मैच करती नहीं पाई गई, बल्कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे बच्चों के, उनसे उन बच्चों की आईक्यू ज्यादा मैच होती हुई पाई गई। तो इससे ये पता लगता है कि बच्चों की बुद्धि के ऊपर जेनेटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पाया जाता है। With respect to the role of environment, studies have reported that as children grow in age, their intelligence level tend to move closer to that of their adoptive parent. वहीं कुछ एक स्टडीज में ये पाया गया कि एनवायरनमेंट का भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों की बुद्धि के ऊपर। तो इन स्टडीज में ये पाया गया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यानी सब स्टार्टिंग में जब उनकी आईक्यू टेस्ट की गई तो बच्चों की आईक्यू अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज्यादा मैच करती हुई पाई गई, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी इंटेलिजेंस अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से ज्यादा मैच करती हुई पाई गई। Children from disadvantaged homes adopted into families with a higher socio-economic status exhibit a large increase in their intelligence score. ये देखा गया कि ऐसे बच्चे जो कि डिसएडवांटेजेस होम से बिलोंग करते थे, यानी जहां उनको कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही थी, वहां से उन बच्चों को हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की फैमिलीज ने जब अडॉप्ट किया, तो उनके आईक्यू स्कोर्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी वो बच्चे जब किन्हीं फोस्टर होम्स में थे, या फिर वो ऐसे डिसएडवांटेज होम्स में थे जहां उनको अपने पेरेंट्स से सारी सुख सुविधाएं या प्रॉपर बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही थी उनकी, वहीं अडॉप्शन के बाद जब वो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में चले गए, जहां उनकी बेसिक नीड भी पूरी हो रही है, उनको अच्छा एक एनरिच एनवायरनमेंट मिला, तो उनका आईक्यू स्कोर पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया। There is evidence that environmental deprivation lowers intelligence, while rich nutrition, good family background, and quality schooling increases intelligence. स्टडीज में पाया गया कि डेप्राइवेशन की वजह से बच्चों में आईक्यू कम आईक्यू का लेवल कम हो सकता है, यानी बच्चों की अगर बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, इसके अलावा उनकी स्टडीज प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से उनके इंटेलिजेंस में कमी आ सकती है। वहीं अगर उन बच्चे को प्रॉपर रिच न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिल रहा है, हेल्दी फैमिली बैकग्राउंड मिल रहा है, स्कूलिंग उनकी अच्छी हो रही है, तो इन सब चीजों की वजह से बच्चे की आईक्यू स्कोर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी उसकी इंटेलिजेंस या बुद्धि पहले के मुकाबले बेहतर पाई जाती है। There is a general consensus among psychologists that intelligence is a product of complex interaction of heredity, means nature, and environment, means nurture. तो एक जनरल कंक्लूजन इन स्टडीज से ये निकला, क्योंकि अभी हमने जैसी बात की कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडीज में पाया कि जेनेटिक्स का ज्यादा इम्पैक्ट रहता है बुद्धि के ऊपर, वहीं कुछ साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि एनवायरनमेंट का ज्यादा इम्पैक्ट रहता है बुद्धि के ऊपर। तो एक जनरल कंक्लूजन साइकोलॉजिस्ट के बीच में ये रहा कि बुद्धि जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है। यानी बुद्धि के ऊपर हेरिडिटी यानी और नेचर का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है, और एनवायरनमेंट और नर्चर का भी उतना ही इफेक्ट पड़ता है। यानी जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ में मिलते हैं, दोनों का प्रभाव बुद्धि के ऊपर पड़ता है, तो ही रियल इंटेलिजेंस का लेवल हम माप सकते हैं। Heredity can best be viewed as something that set a range within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities to the environment. तो हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी को एक ऐसी मात्रा के रूप में देखा जा सकता है कि कोई एक व्यक्ति किस सीमा तक अपनी स्किल्स को, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाएगा, या अपनी एबिलिटीज को किस सीमा तक या किस रेंज के अंदर वो डेवलप कर पाएगा,
वहीं एनवायरनमेंट उसी रेंज के अंदर उस व्यक्ति को प्रॉपर सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है ताकि उस रेंज के अंदर या उस क्वांटिटी के अंदर वो व्यक्ति अपनी एबिलिटीज को बहुत अच्छे से शेप दे सके या अपनी कैपेबिलिटीज को 100% अच्छे से डेवलप कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि पर जेनेटिक और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दोनों ही समान रूप से देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच।